नेक्स्ट हेडिंग लिखेंगे अंग्रेजों का भारतीय राजनीति में प्रवेश। अब अंग्रेज धीरे धीरे करके भारतीय राजनीति में भी प्रवेश करने लगे। ठीक है, अब कैसे प्रवेश हुआ? सबसे पहले देखो, भारत की अगर बात करें, भारत का जो ये क्षेत्र था, इसमें जो ये बंगाल था ना, बंगाल उस समय पर सबसे समृद्ध था। बंगाल केवल यही नहीं था, ये पूरा यहाँ का क्षेत्र भी और बांग्लादेश वगैरह सब भारत में ही था, इधर पाकिस्तान का क्षेत्र भारत में था। तो बंगाल का मतलब ये उड़ीसा हो गया, इधर बिहार हो गया, पश्चिम बंगाल हो गया, उड़ीसा हो गया, इधर बांग्लादेश हो गया। ये बहुत बड़ा क्षेत्र बांग्लादेश था उस समय पर, सबसे बड़ा बांग्लादेश ही था, बंगाल ही था सबसे बड़ा। और अंग्रेजों ने जो है सबसे पहले इसी बंगाल के क्षेत्र पर ध्यान दिया। वैसे बड़ा नहीं था, लेकिन धन की वजह से सबसे बड़ा था, सबसे धनी क्षेत्र यही था। तो उन्होंने देखा कि भाई सबसे ज्यादा अगर पैसा कहीं है तो बंगाल के क्षेत्र में है, और उन्होंने शुरुआत वहीं से की, बंगाल से। ठीक है, अब इसमें सबसे पहली हेडिंग आप लिख लेंगे बंगाल। बंगाल की अगर बात करें, सन 1717 ईस्वी की बात आती है। मुर्शीद कुली खां, देखो सन 1717 में मुर्शीद कुली खां ने अलग बंगाल स्थापित किया, अलग बंगाल स्थापित किया। अब आपने देखा था सन 1707 में औरंगजेब की मृत्यु हो गई थी। औरंगजेब की जब मृत्यु हुई तो उसके बाद मुगल काल जो है धीरे धीरे अपने उत्तर की ओर बढ़ने लगा, मतलब पतन की ओर बढ़ने लगा। जब औरंगजेब की मृत्यु होगी तो फिर उत्तर मुगल काल वहीं से शुरू हो जाता है। अब जहां जहां जो लोग नवाब थे या छोटे छोटे क्षेत्रों में शासन करते थे, उनने अपने आप को स्वतंत्र कर लिया। ऐसे में मुर्शीद कुली खां ने सन 1717 में अपने आप को स्वतंत्र कर लिया और बंगाल, अलग बंगाल की घोषणा कर दी, स्वतंत्र बंगाल की घोषणा कर दी। उसके बाद सन 1740 में जब जाते हैं तो अली वर्दी खां था एक, अली वर्दी खां बंगाल का नवाब बना, लेकिन इसका कोई पुत्र नहीं था। ठीक है, इसका कोई पुत्र नहीं था, और इसने अपनी छोटी बेटी के पुत्र सिराजुद्दौला को, ठीक है, इसने अपनी छोटी बेटी के पुत्र सिराजुद्दौला को उत्तराधिकारी बनाया। जब सिराजुद्दौला को उत्तराधिकारी बनाया तो सन 1756 में सिराजुद्दौला बंगाल का नवाब बना। सिराजुद्दौला बंगाल का ये नवाब बना। अब जब ये नवाब बना तो इसने क्या किया, सबसे पहले जो अंग्रेज यहां पर उस समय पर बंगाल में अपना विस्तार कर रहे थे, उन अंग्रेजों पर इसने आक्रमण कर दिया और कलकत्ता के फोर्ट विलियम में आक्रमण करके 146 अंग्रेजों को एक काल कोठरी में इसने बंद कर दिया। एक काल कोठरी में जब बंद कर दिया तो दूसरे दिन केवल 23 अंग्रेज जिंदा बचे, बाकी के सारे अंग्रेज वहां पर मर गए, उसमें दम घुट करके मर गए। तो इस घटना को जो है इतिहास में ब्लैक होल की घटना कहते हैं, या फिर काल कोठरी की घटना के नाम से जाना जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एक पोर्शन यहां से बनता है जिसमें से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो सिराजुद्दौला बंगाल का नवाब बना और उसने कलकत्ता के विलियम फोर्ट पर आक्रमण कर 146, ये चीज ध्यान रखना, ये डेटा पूछा जाता है, 146 अंग्रेजों को काल कोठरी में बंद कर दिया। और दूसरे दिन जो है केवल 23 अंग्रेज जिंदा बचे। दूसरे दिन 23 अंग्रेज जिंदा बचे।
अंग्रेज जिंदा बचे। इस घटना को इतिहास में, इस घटना को इतिहास में काल कोठरी की घटना, काल कोठरी या फिर ब्लैक होल भी कहते हैं। हाँ, ब्लैक होल, ब्लैक होल की घटना कहते हैं, की घटना कहते हैं। ठीक है। अब ऐसे में जो है अंग्रेजों ने इसके बाद जब ये घटना घटित होगी, सभी को लगा कि भाई अंग्रेज अब यहां से निकल जाएंगे, लेकिन अंग्रेजों ने बिना कुछ अपने मतलब डिमोटिवेट हुए बिना तुरंत जो है युद्ध की घोषणा कर दी, और उसके बाद प्लासी के का युद्ध यहां से हो जाता है 23 जून सन 1757 में। तो इसके बाद एक महत्वपूर्ण युद्ध होता है जिसे हम कहते हैं प्लासी का युद्ध। अब इसके बाद शुरू होता है प्लासी का युद्ध। प्लासी का युद्ध ये हुआ 23 जून सन 1757 को, 1757 को। और इसमें देखो, इसमें ये किसके बीच हुआ, तो सिराजुद्दौला और अंग्रेजों के बीच, सिराजुद्दौला और अंग्रेजों के बीच हुआ, प्लस अंग्रेज। अब इसमें देखो एक चीज ध्यान रखना, सिराजुद्दौला का एक सेनापति था, इसका सेनापति कौन था, मीर जाफर। इसका सेनापति कौन था, मीर जाफर था, मीर जाफर। ठीक है। और अंग्रेज सेनापति, अंग्रेजों का सेनापति कौन था, इसका नाम था रॉबर्ट क्लाइव। कौन लड़ा था यहां से, रॉबर्ट क्लाइव। ठीक, ये था अंग्रेज सेनापति। क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्लासी के युद्ध में अंग्रेज सेनापति कौन था, तो रॉबर्ट क्लाइव। सिराजुद्दौला का सेनापति कौन था, तो मीर जाफर। अब होता क्या है, देखो ये जो रॉबर्ट क्लाइव होता है ये पहले किसके साथ मिल गया, मीर जाफर के साथ मिल गया। इसने मीर जाफर से कहा कि भाई इस युद्ध में तो हमारी मदद कर दे, इस सिराजुद्दौला को मारने में हेल्प कर, और उसके बाद तेरे को हम सीधे सीधे नवाब बना देंगे। ये मीर जाफर इनके बहकावे में आ गया, अंग्रेजों के बहकावे में, और इसने जो है अपने राजा को मारने के लिए, अपने नवाब को मारने में इनकी मदद कर दी। ठीक है। तो तब जब जब मतलब भारत में अगर कहीं से कोई विदेशी आक्रमण या शासन स्थापित हुआ तो उसके पीछे धोखा ही हुआ कहा जाता है। जैसे सिकंदर भारत में आया तो उस समय भी इसी तरीके की घटना हुई थी कि उसे भी आमंत्रित किया गया था, फिर बाबर आया, बाबर को आमंत्रित किया गया था, और ये अंग्रेज आए तो इनने भी इसी तरीके से, यही इसका एक ड्रॉबैक रहा जहां से अंग्रेजों ने यहाँ पर अपना अधिकार स्थापित कर लिया। नहीं तो सिराजुद्दौला वहां पर अंग्रेजों को यहाँ टिकने नहीं देता था उस समय। तो मीर जाफर जो है इस अंग्रेजों के साथ मिल गया और सिराजुद्दौला इस युद्ध में मारा गया। इसका परिणाम क्या रहा, परिणाम समझो, परिणाम कि सिराजुद्दौला मारा गया, सिराजुद्दौला मारा गया, मारा गया। ठीक है। और अंग्रेजों की होगी जीत, अंग्रेजों की जीत होगी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अंग्रेजों का भारत में आने की सबसे पहले दरवाजा जो है यहीं से खुल गया कि भारत में इनका प्रवेश शुरू हो गया राजनीति में। तो ये पहली चीज होगी। अब इसके बाद जो है मीर जाफर को क्या बना दिया, बंगाल का नवाब बना दिया गया। तो इसके बाद मीर जाफर बना बंगाल का नवाब। उम्मीद है आपको ये कहानी समझ में आई होगी कि बंगाल में कैसे शुरुआत हुई। सन 1717 में मुर्शिद कुली खान ने अलग बंगाल बनाया, 1740 में अलीवर्दी खान बंगाल का नवाब बना, 1756 में सिराजुद्दौला बंगाल का नवाब बना, और इसने जो है यहाँ के कलकत्ता के विलियम फोर्ट पर आक्रमण कर दिया और 146 अंग्रेजों को काल कोठरी में बंद किया, जिसमें 23 अंग्रेज जिंदा बचे। इस घटना को इतिहास में काल कोठरी की घटना कहते हैं। अब यहां से युद्ध हुआ, प्लासी का युद्ध 23 जून सन 1757 को सिराजुद्दौला और अंग्रेजों के बीच। सिराजुद्दौला का सेनापति मीर जाफर, अंग्रेज सेनापति रॉबर्ट क्लाइव था, और इस युद्ध में मीर जाफर से अंग्रेजों से मिल गया, जिस कारण से सिराजुद्दौला मारा गया। ठीक है। तो इतना लिखो, और फिर हम बात करते हैं कि इसके बाद क्या हुआ, फिर कैसे यहाँ पर फिर से अंग्रेजों ने अपना विस्तार शुरू कर दिया और फिर बक्सर का युद्ध हुआ। ठीक है, लिखे जल्दी। अब देखो, हमने कहा कि सिराजुद्दौला इस युद्ध में मारा गया और मीर जाफर बंगाल का नवाब बना। ठीक है। अब हम बात करते हैं कि प्लासी के युद्ध के बाद,
प्लासी के युद्ध के बाद मीर जाफर बंगाल का नवाब बना, बंगाल का नवाब बना। लेकिन अब क्या होता है, अंग्रेज क्या करते हैं, मीर जाफर से लगातार मांग करते हैं कि भाई अभी इतने पैसे जमा करो, अभी इतने पैसे जमा करो। अब अंग्रेज वहां पर अपना व्यापार कर रहे हैं और मीर जाफर को नवाब बना दिया, बस उसे कठपुतली की तरह से वहां पर नवाब के रूप में रख दिया, लेकिन पूरा हिसाब किताब जो है अंग्रेज ले रहे थे उसे। अब ये इनकी लगातार मांगों से परेशान हो जाता है। अब क्या होता है देखो, मीर जाफर अंग्रेजों की बढ़ती मांगों से परेशान हुआ, परेशान हो गया। अब जब ये परेशान हो गया तो इसने एक मौका देखा, इसने कहा कि भाई डच यहां पर है, डच भी व्यापार कर रहे हैं, ये भी व्यापार कर रहे हैं, अगर मैं डचों के साथ मिल जाऊं तो फिर इनको मैं हरा सकता हूं। अब इसने क्या किया, एक युद्ध करने की घोषणा कर दी, जिसे कहते हैं बेदारा का युद्ध। प्लासी के युद्ध के बाद दूसरा युद्ध हुआ बेदारा का युद्ध 1759। प्लासी का 57 में था, 2 साल बाद इसने युद्ध कर दिया। बेदारा के युद्ध में हमने पहले ही पढ़ा था जब डच पढ़ रहे थे कि एक तो सिराजुद्दौला मीर जाफर हो गया, मीर जाफर और डच आपस में मिल गए, दूसरी ओर कौन थे, अंग्रेज, अंग्रेज दूसरी ओर थे। अब इस युद्ध में का परिणाम क्या रहा देखो, इस युद्ध में मीर जाफर प्लस डचों की क्या होगी, डचों की बुरी हार होगी, बुरी हार हुई, इनकी बुरी हार हो गई। जब इनकी बुरी हार हुई तो फिर डच साम्राज्य तो समाप्त हो गया। अब इस मीर जाफर को यहां से हटा दिया, नवाब के पद से हटा दिया और इसकी जगह पर किसको नवाब बना दिया, मीर जाफर को हटा करके मीर कासिम को नवाब बना दिया। ठीक है, एक चीज तो ये हुआ। और दूसरा क्या हुआ, मीर जाफर के स्थान पर मीर कासिम को नवाब बना दिया, मीर कासिम को नवाब बनाया। अंग्रेजों ने अब यहां पर अपना एक गेम खेल दिया कि भाई अब मीर जाफर को हटाओ और उसके स्थान पर मीर कासिम को बंगाल का नवाब बना दिया। ठीक है, तो अब यहां पर मीर कासिम बंगाल का नवाब बन जाता है। अब उसके बाद ठीक है, मीर कासिम को शुरू में तो लगा कि भाई ये अंग्रेज ही अच्छे हैं और वो नवाब बन गया, लेकिन कुछ समय के बाद मीर कासिम भी इनकी लगातार बढ़ती मांगों से परेशान हो जाता है और फिर वह भी एक युद्ध की घोषणा करता है, जिसे हम कहते हैं बक्सर का युद्ध। इतिहास का सबसे इंपॉर्टेंट युद्ध अब आता है जिसे हम कहते हैं बक्सर का युद्ध। बक्सर का युद्ध कब हुआ, सन 1764। नवाब बना, इधर ही पर आप लिख सकते हो कि मीर कासिम भी अंग्रेजों की बढ़ती मांगों से परेशान हुआ, बढ़ती मांगों से परेशान हुआ और उसने बक्सर के युद्ध की घोषणा की, बक्सर के युद्ध की घोषणा की। अब बक्सर के युद्ध को थोड़ा सा समझ लेना कि बक्सर का युद्ध किसके बीच हुआ, देखो सन 1764 में। एक तो हमने कहा कि मीर कासिम ने अपने साथ अवध का नवाब, किसको मिलाया, अवध के नवाब शुजाउद्दौला, क्या नाम है, शुजाउद्दौला, प्लस उस समय पर था मुगल बादशाह शाह आलम था, कौन था, शाह आलम द्वितीय। ये इसको मिला, ये तीन एक तरफ मिले और दूसरी तरफ प्लस कौन थे, अंग्रेज एक तरफ थे। और ध्यान रखेंगे अंग्रेज सेनापति कौन था,
अंग्रेज सेनापति का नाम कई बार पूछा गया है, उसका नाम था हेक्टर मुनरो। हेक्टर मुनरो इसमें अंग्रेज सेनापति था। और इसका परिणाम क्या रहा कि इस युद्ध में अंग्रेजों की जीत होगी। इस युद्ध में अंग्रेजों की जीत हुई। यह भारत में अंग्रेजों की वास्तविक जीत कहलाती है। यह क्या कहलाती है? भारत में अंग्रेजों की वास्तविक जीत कहलाती है। वास्तविक जीत कहलाती है। किस युद्ध को अंग्रेजों की भारत में वास्तविक जीत कहते हैं? इसी बक्सर के युद्ध को अंग्रेजों की भारत में वास्तविक जीत कहा जाता है। ठीक है, तो इस बात को आप ध्यान रखना। बक्सर का युद्ध किसके बीच हुआ? मीर कासिम, अवध का नवाब शुजाउद्दौला और मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय के बीच हुआ। और दूसरी ओर अंग्रेज थे। एक तरफ तो ये तीनों थे और दूसरी ओर अंग्रेज थे, और इस युद्ध में अंग्रेजों की जीत हुई। यही अंग्रेजों की भारत में वास्तविक जीत कहलाती है। अब इन्होंने बंगाल में तो अधिकार पहले से ही था और अब और अच्छे से हो गया। उसके अलावा अवध में भी इनका अब अधिकार हो गया और मुगल बादशाह को हरा दिया, तो मुगल बादशाह भी अब इनके ही इशारे में चलने लगा। ठीक है, तो अवध और दिल्ली और बंगाल, ये पूरे इस क्षेत्र में इनका शासन स्थापित हो गया। ठीक है, तो इतनी चीजें आज आप लोग कर लेना, और इसमें कल बताऊंगा फिर इस युद्ध के बाद क्या हुआ और कैसे अंग्रेजों ने फिर अपना विस्तार यहाँ पर करना शुरू करते हैं।